हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 15 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स के पार्ट 1 में हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ चुके हैं, यानी फंक्शन में किस तरीके से एड्रेस पास किया जाता है और किस तरीके से पॉइंटर्स में उन एड्रेसेस को रिसीव करके हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटर्स एंड एरेज, यानी पॉइंटर का एरे के साथ कैसे यूज होता है। पर इसको सीखने से पहले हम दो बातें याद करते हैं। पहली बात यह कि जब हमने एरे पढ़ा था तो हमने समझा था कि एरे चाहे जितना बड़ा बना ले, एरे हमेशा लगातार में ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, एरे अगर हमने बनाया हुआ है और एरे का साइज हमने लिया है 8, तो 8 वेरिएबल्स बन जाएंगे और वो भी लगातार में। जिसका मतलब ये होता है कि रैम के अंदर जो मेमोरी आपके प्रोग्राम को मिलती है, उसमें जहां पर वेरिएबल्स बनते हैं वहां पे लगातार में मेमोरी बनेगी, तो इनके जो लॉजिकल एड्रेसेस होंगे वो भी लगातार में होंगे। तो अगर ये इंट टाइप का एरे है तो मुझे एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। यदि फर्स्ट वेरिएबल, एरे में जो इतने सारे वेरिएबल हैं उसमें से पहला वेरिएबल, एरे में जो पहला वेरिएबल है उसका एड्रेस अगर 1000 है, तो अगले वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा? अगर आप इसका सवाल का जवाब सोच रहे हैं और आपको ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर आप 1001 बोल रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी आप कोई एरे बनाते हैं, लेट्स से आपने बनाया इंट ए 8, तो ध्यान दीजिए कि ये एरे आपने बनाया किस टाइप का है। आपने इंट टाइप का एरे बनाया ना, तो आठों वेरिएबल इंट टाइप के होंगे, यानी ये 2 बाइट्स मेमोरी लेगा, ये 2 बाइट्स मेमोरी लेगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप 16 बिट का सी पढ़ रहे हैं या 32 बिट का सी पढ़ रहे हैं। अगर 16 बिट की सी पढ़ रहे हैं तो ये 2 बाइट का है, विंडो बेस्ड सी पढ़ रहे हैं तो ये 4 बाइट का होगा। तो फिलहाल हम 2 बाइट लेके चलते हैं। तो ये जो 2 बाइट का वेरिएबल है, हर बाइट को एक एड्रेस मिलता है, तो 1000 तो पहली बाइट का एड्रेस होगा। तो ये जो पहला वेरिएबल है, ये अगर 2 बाइट्स का है तो पहली बाइट का एड्रेस 1000 है और दूसरी बाइट का एड्रेस 1001 है। तो ये दोनों एड्रेस इस पहले वेरिएबल के ही हैं। तो अगले वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा? अगले वेरिएबल का एड्रेस होगा 1002। यस, क्योंकि 1000 और 1001 तो दोनों के दोनों पहले वाले वेरिएबल में ही थे। इस तरीके से तीसरे वेरिएबल का एड्रेस होना चाहिए 1004, फिर 1006, 1008, 1010, 1012, 1014। यहीं पर अगर ये सोच लीजिए कि ये इंट टाइप का एरे नहीं होके फ्लोट टाइप का एरे होता तो 4 बाइट के गैप से होते, 1000, फिर 1004, फिर 1008, इस तरह से। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एरे में ये वेरिएबल्स किस टाइप के हैं। तो एरे में हमें समझ में आया लगातार में मेमोरी कंज्यूम होती है, इसलिए एड्रेसेस लगातार में होते हैं। पॉइंटर के बारे में भी एक बात आपको याद होगी कि पॉइंटर में अगर इंक्रीमेंट करते हैं, पॉइंटर में अगर 1 जोड़ते हैं, तो पॉइंटर अपने ही टाइप के नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करने लगता है। इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से x, और एक पॉइंटर भी बनाया, लेट्स से p। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है, अब ये p का टाइप क्या है? p का टाइप है int, और x का टाइप क्या है? int। तो जिस टाइप का पॉइंटर होता है उसी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस वो कंटेन करता है। तो अगर ये p है, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? p मान लीजिए। तो ये हो गया आपका p वेरिएबल। और इसी तरीके से हम ये जो दूसरा वेरिएबल है इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमने ये जो 2 वेरिएबल बनाए, इसमें p पॉइंटर है और x एक ऑर्डिनरी इंट टाइप का वेरिएबल है। अब मैं क्या कर सकता हूं, p के अंदर एड्रेस असाइन कर सकता हूं x का। तो क्या होगा? जो भी x का एड्रेस होगा, लेट्स से x का एड्रेस हम मान लेते हैं 2000 है, ये 2000। तो 2000 मैंने किस में रख दिया? p में। तो p के अंदर वैल्यू चली गई है 2000। ठीक है, तो हम कहेंगे p पॉइंट कर रहा है x को। चलिए, अब सोचिए अगर मैं लिखता हूं p+1, मतलब मैंने p में कुछ ऐड कर दिया, और
P में ही असाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, 2000 में 1 ऐड कर दिया। तो पॉइंटर में जब 1 ऐड करते हैं तो वो एक्चुअल में एड्रेस में आप 1 ऐड कर रहे हो। तो जब 2000 में 1 ऐड करोगे तो ये लिटरल एडिशन नहीं होगा, यानी 2000 प्लस 1 2001 नहीं होगा, बल्कि पॉइंटर में जब 1 ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करने लगता है। अभी P किसको पॉइंट कर रहा है, X को, क्योंकि उसमें 2000। P पॉइंटर है इंट टाइप का, इसलिए P में जो भी एड्रेस रखा है हम तो ये मानेंगे कि वो इंट ब्लॉक का एड्रेस है। अब ये X अगर इंट टाइप का ना भी हो ना, तो P तो यही मानेगा कि 2000 इंट ब्लॉक का एड्रेस है, क्योंकि वो खुद इंट टाइप का है। इंसान जैसा होता है उसको दुनिया भी वैसी दिखती है। तो P पॉइंटर अगर इंट टाइप का है तो उसके अंदर रखा 2000 भी उसे इंट टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस नजर आ रहा है। तो अगर P में 1 ऐड करेंगे, 2000 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बनेगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक मतलब अगर 2000 इंट ब्लॉक का एड्रेस है तो भाई इंट ब्लॉक में 2 बाइट्स होती हैं, तो 2000 उसकी पहली बाइट का एड्रेस रहा होगा, तो 2001 भी तो एड्रेस रहा होगा। तो X अगर 2 बाइट्स का है तो पहली बाइट का एड्रेस है 2000 और दूसरी बाइट का एड्रेस है 2001। तो P में 1 ऐड करने से नेक्स्ट बाइट का नहीं, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बनता है। तो 2000 के बाद जो अगला ब्लॉक होगा उसका एड्रेस क्या माना जाएगा, 2002। तो P की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 2002। तो एड्रेस में जब भी 1 ऐड होता है, अच्छा ये सारी बातें पॉइंटर्स अर्थमेटिक में हमने की हुई हैं पिछले वीडियोस में, तो आप लोग पिछले वीडियोस देख लीजिए और उसमें इस कैलकुलेशन को और आराम से समझिए, अगर ये अभी याद नहीं आ रहा तो। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर में 1 ऐड करने से वो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बनता है। अब इन दो बातों को हम कंबाइन करके समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि मैंने एक एरे बनाया A5 नाम से और एक पॉइंटर बनाया हुआ है। अभी मेमोरी में क्या हुआ, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक एरे और एक बना रहे हैं पॉइंटर। एरे हमने बनाया 5 साइज का, तो आप देख सकते हैं 5 मेमोरी ब्लॉक्स बन गए होंगे, और क्योंकि इन टाइप का एरे है तो अगर पहले ब्लॉक का एड्रेस हमने एज्यूम किया है 1000, तो आगे के ब्लॉक्स के एड्रेसेस हो जाएंगे 1002, 1004, 1006 एंड 1008। अब P नाम का हमने पॉइंटर बनाया। तो देखिए अगर पॉइंटर में हम एड्रेस असाइन कर दें किसका, A0 का, यानी हमने किसका एड्रेस असाइन किया, एरे के पहले ब्लॉक का, और पहला ब्लॉक का एड्रेस क्या है आप देख के बता सकते हैं 1000। तो P में क्या चला गया 1000, तो हम बोलेंगे पॉइंटर इस एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मुझे इन पांचों ब्लॉक्स को एक्सेस करने हैं तो क्या मुझे 5 अलग अलग पॉइंटर्स चाहिए, नहीं। हम इस बात का फायदा उठाएंगे कि एरे लगातार में मेमोरी कंज्यूम करता है, यानी उसके एड्रेसेस लगातार में होते हैं, और पॉइंटर में 1 ऐड करने से उसके अगले ब्लॉक तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर मुझे इस एरे के अंदर यूज़र से कुछ वैल्यू इनपुट करानी है तो मैंने एक लूप लगाया और मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ I, और ये लूप चलाता हूँ। I की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक I प्लस प्लस। यहाँ पर ये लूप कंटेन करेगा scanf, जिसमें लिखा होगा %d एड्रेस ऑफ AI। अच्छा इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि लूप चलेगा 5 बार, और पहली वैल्यू A0 में जाएगी, दूसरी वैल्यू A1 में जाएगी, A2 में, A3 में, A4 में, तो ये पांचों में वैल्यू चल जाएगी। पर क्योंकि पॉइंटर इस एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो हम पॉइंटर की मदद से भी ये चीज़ लिख सकते हैं जो यहाँ लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ AI। तो समझिए सबसे पहले क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ A0, मतलब ये लिखा है 1000। अरे 1000 लिखा है ना, तो I की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 1002 लिखा है। तो इस तरीके से हमें ये समझना होता है कि स्कैनफ में हम एक्चुअल में पास क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एड्रेस, और 1000 पहले पास कर रहे हैं, फिर 1002, फिर 1004, फिर 1006, फिर 1008। तो यही अगर लिखना है तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे लिख दें P प्लस I। सोचिए ज़रा, I की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो ये P प्लस 0 का मतलब हो जाएगा 1000, है ना। 1000 में 0 जुड़ेगा तो 1000 रहेगा, पर अगली बार जब P प्लस 1 होगा तो ये 1002 हो जाएगा, फिर 1004 हो जाएगा। इस तरीके आगे बढ़ता जाएगा लूप, और जो हम पहले पास कर रहे थे पास तो वही हो रहा है।
अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करानी होती तो मैं क्या लिखता? तो मैं इसी तरीके से एक और बार लूप लगाता, ये लगाया लूप, और इसके अंदर लिखता प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या लिखते? प्रिंट एफ में लिखते %d, वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। और यहाँ वैसे हम क्या लिखते? ai, एड्रेस नहीं लिखते इस बार, ai लिखते ना, तो ai की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रिक p प्लस आई। तो इस तरीके से हम पॉइंटर के द्वारा एरे को पॉइंट करके, एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट करके हम एरे के सभी ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं, और इस प्रोग्राम में हम एरे को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, और इसमें फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। आइए देखिए कैसे बनता है ये प्रोग्राम। देखिए मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज मैंने रखा 5, और इस एरे में 5 ब्लॉक्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि, तो देखिए इसमें क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन हमको अभी डिफाइन करना है, और इसमें मैं पास क्या कर रहा हूँ? एरे का नाम लिख रहा हूँ, मतलब सिर्फ एरे का बेस एड्रेस पास कर रहा हूँ। एरे का नाम भर लिखना है, यानी उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पहले इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें एड्रेस पास कर दूंगा। तो एड्रेस पास करने का फ़ायदा क्या है? इनपुट फंक्शन जब डिफाइन करूँगा तो उसमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा मुझे। कैसा? मैं बनाऊँगा इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर बनाऊँगा एक पॉइंटर, और ये पॉइंटर क्या रिसीव कर लेगा? ये रिसीव कर लेगा इस एरे का एड्रेस। और हम जानते हैं अगर पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा है, एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, तो पूरे एरे को एक्सेस कर लेगा। और क्या कर लेगा? वैल्यूज इनपुट करा लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल बनाया, और एक लूप चलाता हूँ आई की वैल्यू 0 से लेकर i <= 4 तक, और i प्लस प्लस, और यहाँ लिख देता हूँ स्कैन एफ में लिख देता हूँ %d, और एड्रेस ऑफ ai, नहीं एड्रेस ऑफ ai तो लिख ही नहीं सकता, तो क्या लिखना है? p प्लस आई लिखना है। और ये क्या हुआ? सीधे वैल्यू उस एरे के अंदर चली गई, क्योंकि p उस एरे को ही पॉइंट कर रहा था। हालांकि वो p एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, पर p में हम इंक्रीमेंट कराते जा रहे हैं, तो वो एक एक ब्लॉक की बात होती जा रही है। अब मान लीजिए मैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाता हूँ, उसमें भी एड्रेस ही पास करता हूँ, तो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? इस एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। कैसे? तो हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, इसके अंदर भी हमने एक पॉइंटर बनाया, लेट से p नाम ही रख लेता हूँ मैं, और एक वेरिएबल i बनाया। एक बार और लूप लगाते हैं, i की वैल्यू 0 से लेके i <= 4 तक, i प्लस प्लस। अब प्रिंट करवा देते हैं किसको? ai को, लेकिन ai थोड़ा ना लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ %d और एस्ट्रिक p प्लस आई, राइट। तो ये वैल्यूज हो गई प्रिंट। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन भी बना लिया। अब मान लीजिए मुझे सॉर्ट फंक्शन बनाना है, मुझे सॉर्टिंग करनी है, और सॉर्टिंग करने के बाद डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले फंक्शन तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, गेट ch प्रोग्राम एंड। तो मुझे अब सॉर्ट फंक्शन बनाना है, उसमें भी मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, ये सॉर्टिंग करेगा एरे में। तो सॉर्ट फंक्शन में भी एक पॉइंटर होगा, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ राउंड, एक स्वैपिंग के लिए ले लेता हूँ t, एक लूप चलाने के लिए ले लेता हूँ i। ओके, तो एक लूप लगाते हैं। ये लूप राउंड की वैल्यू 0 से लेकर, नहीं 1 से लेकर राउंड <= 4 तक चलाते हैं, राउंड प्लस प्लस। बेसिकली कितने राउंड्स में हमारी स्वैपिंग होगी। मैं बबल सॉर्ट का लॉजिक यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो बबल सॉर्ट क्या कहती है कि दो को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले राउंड में हम टोटल 4 राउंड लेंगे, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। 4 राउंड में 4 वैल्यूज़ अपनी सही पोजीशन पे आ जाएंगी, तो 5वीं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पहले राउंड की बात करते हैं। पहले राउंड में हम i की वैल्यू 0 से लेकर i <= अच्छा, पहले राउंड में कंपैरिजन कितने होने? दो का कंपैरिजन होता है बबल सॉर्ट में। तो पहले 2 वैल्यू का कंपैरिजन किया, यानी a0 a1 का कंपैरिजन किया, फिर a1 a2 का कंपैरिजन किया। लास्ट में हम किसका कंपैरिजन करेंगे? a3 a4 का, क्योंकि a5 तो कुछ है ही नहीं, a4 लास्ट ब्लॉक है। तो a3 a4 का अगर कंपैरिजन करना है तो ये लूप चलना चाहिए 0 से लेके 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक इस लूप को चला देते हैं, i प्लस प्लस कर देते हैं, और इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगा देते हैं कि यदि ai, व्हाट इज ai? ai लिखोगे कैसे?
एस्ट्रिक p प्लस आई। एस्ट्रिक p प्लस आई इज एज गुड एज ai, क्योंकि i तो वही इंडेक्स रहने वाला है, p पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये अगर बड़ा है किससे, एस्ट्रिक p प्लस आई प्लस 1 से, यानी उसके नेक्स्ट ब्लॉक से, तो हमें करनी पड़ेगी स्वैपिंग। तो स्वैपिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है t नाम का, तो t में असाइन करता हूं एस्ट्रिक p प्लस आई। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए एस्ट्रिक p प्लस आई क्या होता है। तो देखिए समझते हैं, p प्लस आई। ओके, इसको ऐसे समझिए कि जब आप ai लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एस्ट्रिक p प्लस आई, बिकॉज इंडेक्स तो सेम ही है, राइट। सोचिए आप, ये सब चीज़ें हमारे पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। एस्ट्रिक p प्लस आई प्लस 1 नेक्स्ट ब्लॉक का हो गया। तो ये जो भी p में हम ऐड कर रहे होते हैं ना, ये वही होता है जो यहाँ इंडेक्स लिख रहे होते हैं। ओके, एस्ट्रिक p प्लस आई प्लस 1 इसमें असाइन कर देंगे t की वैल्यू। तो स्वैपिंग का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो 3 वेरिएबल से मैं काम कर रहा हूँ। स्वैपिंग हो जाने के बाद ये सॉर्टिंग होगी। ये सॉर्टिंग के लॉजिक को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप एरेज के चैप्टर को देखिए, पॉइंटर्स के चैप्टर को देखिए। आप ये बबल सॉर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो बबल सॉर्ट का लॉजिक डिफरेंट है। हालांकि डेटा स्ट्रक्चर के चैनल पे भी मैंने बबल सॉर्ट के लॉजिक्स रखे हुए हैं, तो यदि आप उसको समझना चाहते हैं तो उसको सेपरेटली समझिए। यहाँ जो समझने वाला इंपॉर्टेंट बात है कि पॉइंटर के द्वारा एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर p के द्वारा एक्सेस किया एरे को, स्वैपिंग का पूरा कोड लिखा। अब ये कोड बन के तैयार है, अब मैं इसको रन करके देख सकता हूँ। तो देखिए मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट देना है। तो मैंने जैसे इनपुट दिया 33, 56, 11, 90 और 5, ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो देखिए पहली 5 वैल्यूज़ तो डिस्प्ले फंक्शन से आ गई, वही की वही जो मैंने एंटर करी थी, पहली 5 वैल्यू। उसके बाद जो ये 5 वैल्यू हैं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाई दे रही है, राइट। क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले 2 बार कॉल किया, एक बार सॉर्ट करने से पहले, एक बार सॉर्ट करने के बाद। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बनके तैयार हो गया जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर, और पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एरे के पहले ब्लॉक को, और पूरे एरे को हम कर पा रहे हैं एक्सेस। तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके एक एक फंक्शन का कोड आराम से देखिए, नोट डाउन करिए, अपने कंप्यूटर पे चला के देखिए। और यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ शिकायत हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत यूज़फुल है तो एक थोड़ी सी समाज सेवा ये करिए कि आप फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है और इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको चैनल्स ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो मेरे और भी चैनल्स चल रहे हैं। आप, एक वेबसाइट है मेरी mysarji.com, आप इस पर विज़िट करिए। इसमें बेसिकली सारे चैनल्स का लिंक आपको मिल जाएंगे। आप पहले ही होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज में राइट साइड में आपको सारे चैनल्स का लिंक मिलेगा, और आप जैसे ही उन पर क्लिक करेंगे यूट्यूब के पेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर चैनल का होम पेज होगा, और वहां पे आप सारे वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं। वहां पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे शुरुआत से आखिरी तक, तो आपको वीडियो ढूंढने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। आगे हम पॉइंटर्स के और भी एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।